अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने वो एक्टिव टेंशन और पैसिव टेंशन को थोड़ा सा बता दें, थोड़ा क्लियर जी नहीं हुआ। जी, एक्टिव टेंशन बेसिकली हम कहते हैं वो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फोर्स या वो टाइप ऑफ फोर्स जो कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन काज करवाती है, जिसमें मैक्सिमम क्रॉस ब्रिजिंग होती है। ठीक है, वो टेंशन या वो कॉन्ट्रैक्शन या वो फोर्स जिसके अंदर क्रॉस ब्रिजिंग मैक्सिमम होती है उसको कहते हैं एक्टिव टेंशन। ठीक है, एक्टिव टेंशन जितनी ज्यादा होगी उसका मतलब ये कि उतनी ज्यादा क्रॉस ब्रिजिंग हो रही है, मतलब उतने ज्यादा मायोसिन एक्टिन के साथ बाइंड कर रहे हैं। जबकि पैसिव टेंशन उसके अपोजिट है। ठीक है, कि कितने जो है जितनी पैसिव टेंशन ज्यादा होगी ना उतनी ही उसकी स्ट्रेचिंग एबिलिटी ज्यादा होगी। स्ट्रेचिंग एबिलिटी उस मसल का मतलब क्या है कि उसकी इलास्टिक एबिलिटी उस वजह से ज्यादा होगी बिकॉज उसमें नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिज साइकिलिंग जो है उतने कम होगी, क्योंकि जितने क्रॉस ब्रिज साइकिल कम बनेंगे उतना ही मसल ज्यादा रिलैक्स हो सकेगा। सो बेसिकली ये दोनों अपोजिट चीजें हैं। एक में क्रॉस ब्रिजिंग हो रही है, जितनी ज्यादा क्रॉस ब्रिजिंग होती है उतनी ही ज्यादा जो है एक्टिव टेंशन होती है। जितनी ज्यादा कम क्रॉस ब्रिजिंग होती है उतनी ज्यादा पैसिव टेंशन होती है। सो सिंपली इसका मतलब यहाँ पे ये एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं, आपने कभी नोट किया होगा कि जब आपने कोई चीज उठानी हो नीचे से, लिफ्ट करनी हो, कोई वेट आपने उठाना हो, तो अगर तो वो वेट इतना है कि आप उसको उस पर जब फोर्स अप्लाई करते हो और वो अल्टीमेटली फोर्स अप्लाई करने के बाद आप उसको उठाने के काबिल हो जाते हो, इसका मतलब ये है कि आपकी एक्टिव टेंशन जो है वो मैक्सिमम थी, आपकी पैसिव टेंशन कम थी। ठीक है, इनिशियली जिस टाइम आप फोर्स अप्लाई करने लगे, उठाने लगे, तो इनिशियली आप फोर्स अप्लाई करते रहे, आपकी एक्टिव टेंशन और पैसिव टेंशन आप आपस में मुकाबला करते रहें। लेकिन एक टाइम चूंकि एक्टिव टेंशन आपकी ज्यादा होती गई विद द पैसेज ऑफ टाइम, अल्टीमेटली आपने वो चीज उठा ली। लेकिन एक और स्टेप ऐसा आता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले 30 kg वेट उठाया, वो आपने उठा लिया किसी तरीके से, उसके बाद कोई अगर आपको कहेगा 50 kg वेट है, इसको आपने उठाना है, तो आप जब उस पर जोर करते हो, अप्लाई फोर्स अप्लाई करते हो, सो एक्टिव टेंशन जो है वो इतनी सफिशिएंट नहीं हो पाती, मतलब इतने सफिशिएंट नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिजिंग नहीं हो पाती कि आप उस चीज को उठा सको। तो आप कहते हो नहीं यार ये मुझसे नहीं उठाया जाना, बिकॉज उस टाइम आपकी पैसिव टेंशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू एक्टिव टेंशन। पैसिव टेंशन में नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिजिंग कम होती है, जबकि एक्टिव टेंशन में नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिजिंग ज्यादा हो जाती है। ठीक है बेटे, समझ आई बता और आपको? यस सर, आ गई है। सर आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शंस, उसमें तो लेंथ चेंज होती है मसल की, तो ये पैसिव और एक्टिव टेंशन का आइसोमेट्रिक नहीं कंट्रैक्शन नहीं से भी नहीं कोई रिलेशन है? नहीं, पैसे और एक्टिव टेंशन का बेसिकली नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिजिंग से रिलेशन है। नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिजिंग होगी तो स्ट्रेंथ डेवलप होगी। क्रॉस ब्रिजिंग होने के बाद कॉन्ट्रेक्शन होना वो तब डिपेंड करता है जब क्रॉस ब्रिज जो है वो मूव करता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कोमेयर। लेकिन जब आप कोई चीज उठाते हो ना, तो उस पे प्रेशर बेसिकली अवे फ्रॉम दी एम लाइन पड़ता है, जोर पड़ता है। समझ आ रही है आपको? जब आपने कोई चीज उठानी है तो उसमें मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ही जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो टुवर्ड्स दी सेंटर मूव करते हैं और मसल सेंटर, की यस सर। शॉर्टनिंग होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हम चीज उठा रहे हैं नीचे से, तो हम बेसिकली अवे फ्रॉम द एम लाइन एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपॉन दी मसल, जिसकी वजह से जिस फोर्स को बेयर कौन कर रहा है, ये क्रॉस ब्रिज साइकिलिंग। ये क्रॉस ब्रिज साइकिलिंग जो है उसको इतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं होने देता, उतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं होने देता। अगर वो ज्यादा स्ट्रेच हो जाए तो आप वो चीज नहीं उठा सकते, सिंपल इज दैट। ठीक है, अगर वो यस सर। उसकी बाइंडिंग एबिलिटी को जो है वो उससे हर्ट ज्यादा हो जाए तो फिर आप उस चीज को उठा नहीं सकते। तो ये बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट है इसका, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक का। आइसोमेट्रिक के अंदर बेसिकली बेटे लेंथ तो सेम रहती है, उसमें फोर्स वेरिएबल होता है। वो तो हम यस बेसिकली सर। टेंशन वेरिएबल होता है ना, उसमें लेंथ तो सेम रहती है, बिकॉज आप चीज को ऊपर उठा रहे हैं, आप उसको मतलब बिल्कुल मतलब आप जमीन लिफ्ट कर रहे हैं, उसको आप कैरी कर रहे हैं उसको। ठीक है, आप उसको ऊपर नहीं उठा रहे। जब आप ऊपर उठाते हैं तो फिर दैट टाइम पे आपकी जो लेंथ है वो चेंज होती है, जो कि आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सो यस सिंपली सर। लिफ्टिंग हम लिफ्टिंग समथिंग फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, जिससे आप कोई चीज बैग आपने नीचे से उठाना है, दैट इज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपने उस बैग को नीचे से ऊपर उठाना है, आपने उसको लिफ्ट करना है, आपने जमीन जमीन आपने तो पहले जमीन से उठाया, उसके बाद आप उसको और उठाना चाहते हैं, सर पे लेके आना चाहते हैं,
for that particular, in that particular case, फिर वो जो कॉन्ट्रैक्शन है that will be isotonic contraction. आइसोटोनिक, यस सर। जी ठीक है, चलिए। तो जब जी जब जी, हमने कोई चीज कैरी की हुई होती है, मतलब कि एक ही लेंथ पर, जैसे आपने बताया, हाँ तो हाँ लेंथ हाँ हाँ, मतलब आइसोमेट्रिक होती है, तो वो तब जी टेंशन भी तो चेंज नहीं होनी चाहिए, तब टेंशन वो एक नहीं, ही टेंशन फोर्स तो पे, जिस वही वो भी थी तो। ना। टेंशन स्टार्ट में चेंज हुई है, सिर्फ उस टाइम चेंज हुई जिस टाइम आपने उस चीज को जमीन से उठाया, दैट वाज द चेंज इन टेंशन। उसके बाद जब आप उसको लिफ्ट करके कैरी कर रहे हो तो फिर तो टेंशन सेम रहती है, फिर तो लेंथ और टेंशन दोनों सेम रहती है। ये बेसिकली जो ठीक है। टेंशन है वो तब वेरिएबल होती है जब आप उसको जमीन से उठाते हो ऊपर लेके जाने, कैरी करने के लिए, ठीक है। ये उस टाइम की बात हो रही है। यस सर, थैंक यू सर। जी। अच्छा जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटे हमारा आ गया। अच्छा, जी आपको बेटे ये नजर आ रहे हैं पीपीटीज? यस सर। तो आज हम बेटे पढ़ेंगे स्मूथ मसल्स। और सर फाइल ओपन नहीं हुई। जी अभी ये आपको स्लाइड नजर नहीं आ रही स्मूथ मसल्स की? नो सर। अच्छा, सेकंड में फिर दोबारा करता हूँ। जी बेटे, अब आपको आ रही है स्लाइड्स नजर? जी सर। स्मूथ मसल्स की ये स्लाइड आपको नजर आ रही है सबको? अब ठीक है, हाँ जी सर। चलिए, थैंक यू। तो आज हमने बेटे डिस्कस करना था स्मूथ मसल्स के बारे में। हमने इससे पहले स्केलेटल मसल्स और कार्डिक मसल्स को डिस्कस कर लिया था। तो जिस तरह से हमने डिफाइन किया था कि स्केलेटल मसल्स और कार्डिक मसल्स दोनों जो है वो स्ट्राइटेड मसल्स हैं, बिकॉज उसके अंदर जो एक्टिन और मायोसिन्स हैं वो प्रॉपरली एक अरेंज पैटर्न के अंदर एग्जिस्ट करते हैं सार्कोमेयर में। सार्कोमेयर उसकी जो है वो प्रॉपर शेपिंग देता है, और उसमें तो उस वजह से उसके अंदर जो है प्रॉपर ए बैंड्स और आई बैंड्स होते हैं, जिसकी वजह से उसमें डार्क और लाइट बैंड होने की वजह से वो स्ट्राइटेड कहलाते हैं। स्मूथ मसल्स को हम नॉन स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं, बिकॉज इसमें एक तो प्रॉपर जो अरेंजमेंट है जिस तरह से स्केलेटल और कार्डिक मसल्स में होती है, एक तो वो नहीं होती। सेकंड ये कि इसके अंदर जो फाइबर्स हैं, फाइबर की जो तादाद है वो भी कम होती है। और स्पेसिफिकली अगर हम थिक फिलामेंट की बात करें, जो थिक मायोफिलामेंट है, जो मायोसिन है, वो इसके अंदर बेसिकली कम होता है, इसमें एक्टिन फिलामेंट ज़्यादा होता है। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, क्योंकि इसमें मायोसिन फिलामेंट कम होता है, एक्टिन फिलामेंट जो है वो ज़्यादा होता है। दूसरी बात कि इसके अंदर जो है वो प्रॉपर जो अरेंजमेंट है, इसके अंदर सार्कोमेयर्स नहीं होते। तो जब सार्कोमेयर्स नहीं होंगे तो फिर सिमेट्रिकल प्रॉपर जो है उसकी अरेंजमेंट नहीं होगी, जिसकी वजह से आपके पास प्रॉपर ए बैंड्स और डार्क और लाइट बैंड्स नहीं नजर आएंगे जब आप उसमें से प्लेन पोलराइज लाइट पास करोगे। तो इस वजह से आपको स्ट्राइशंस या स्ट्रिप्स नहीं नजर आएंगी, तो हम इस वजह से इनको नॉन स्ट्राइकेटेड मसल्स कहते हैं। थर्ड या फोर्थ जो इसके अंदर डिफरेंस है, जो डिफ्रेंशिएट करती है स्मूथ मसल को बाकी दोनों से, वो ये है कि जिस तरह स्मूथ मसल्स है, जिस तरह बाकी दोनों मसल्स के अंदर
टी ट्यूब्यूल्स होते थे। सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट इंटरवल्स पे जो है वो इंडेंटेशन बनाता था विद इन दैट मसल, ताकि जो एक्शन पोटेंशियल है वो डीप मसल्स के अंदर भी ट्रैवल कर सके। स्मूथ मसल्स चूँकि हमने पहले डिस्कस कर लिया कि इसके अंदर नंबर ऑफ फिलामेंट्स जो है वो कम होते हैं, थिक फिलामेंट जो है कम होता है, थिन फिलामेंट ज़्यादा होते हैं। थिक फिलामेंट बेसिकली बल्क बना रहा होता है। सो इस वजह से चूँकि वो कम होते हैं, इस वजह से इसमें इतनी डीप इंडेंटेशन नहीं होती, इसमें हल्की सी इंडेंटेशन होती है, और वो जो इंडेंटेशन इसकी होती है उसको हम कहते हैं केवियोली। सो यहाँ पे टी ट्यूब्यूल्स की जगह केवियोली होते हैं, और केवियोली आर बेसिकली दीज माइन्यूट इंडेंटेशन, ये जो जगह जगह पे आपको इंडेंटेशन नज़र आ रही है हल्की सी, दैट इंडेंटेशन इज बेसिकली केवियोली। इसको हम टी ट्यूब्यूल नहीं कहते बिकॉज ये डीप नहीं होती, तो वो टी शेप प्रॉपर नहीं बनता, इस वजह से हम इसको टी ट्यूब्यूल्स नहीं कहते। ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डिफरेंस है, चूंकि यहाँ पे सार्कोमेयर्स नहीं है, सार्कोमेयर्स ना होने की वजह से, प्रॉपर अरेंजमेंट ना होने की वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि जो रूलर है जो उसको रखता है सही, जो उसकी प्रॉपर डिफरेंशिएटेड करता है सार्कोमेयर को, तो वो यहाँ पे लेक कर रहा है। जो जेड डिस्क हैं या जेड लाइंस हैं वो यहाँ पे नहीं होते, और यहाँ पे जेड लाइंस की जगह जो है वो डेंस बॉडीज़ होती हैं, जिसको ये डेंस बॉडीज़ हम कहते हैं। आगे मैं इसको और भी बताता हूँ। सो ये बेसिकली डेंस बॉडीज़ इनको कहते हैं, और इसके अंदर बेसिकली इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। सो यहाँ पे इसको फर्दर जो है इस स्लाइड के अंदर फर्दर इसको बताया गया है कि डिफरेंसेस क्या हैं बिटवीन द स्मूथ मसल्स एंड द अदर टू टाइप्स ऑफ मसल्स। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे कि देयर इज नो जेड लाइन। सो इफ देयर नो जेड लाइन, देन जेड लाइन के इंस्टेड उसकी जगह क्या है, यहाँ पे डेंस बॉडीज हैं। ये देखिए दो डेंस बॉडीज हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होता है ट्रोपोनिन, वो स्केलेटल और स्मूथ मसल्स के अंदर होता है। यहाँ पे ट्रोपोनिन लेक कर रहा है। जब ट्रोपोनिन नहीं होगा, सो ट्रोपोनिन की जगह बेसिकली कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन तो होना चाहिए, बिकॉज हमें पता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन प्योरली डिपेंड्स अपॉन दी कैल्शियम, और कैल्शियम जो है जब रिलीज होता है इन द साइटोप्लाज्म, सो दैट कैल्शियम मस्ट बाइंड with some protein in the muscle. सो यहाँ पे कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन चूँकि ट्रोपोनिन नहीं है, तो उसकी जगह कोई दूसरा होना चाहिए। तो स्मूथ मसल्स के अंदर जो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होता है बेटे, दैट इज नोन एज कैलमोडोलिन। सो कैलमोडोलिन इज बेसिकली द कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन in smooth muscles instead of troponin, which is present only in cardiac and skeletal muscles. ठीक है। तो डेंस बार्स या डेंस बॉडीज एक ही चीज़ है, जेड लाइंस नहीं है, तो इस वजह से डेंस बॉडीज हैं। और थर्ड जो मेजर डिफरेंस है दैट इज कि इसमें एक्टिन फिलामेंट ज़्यादा होते हैं, मायोसिन फिलामेंट्स जो हैं वो कम होते हैं। सो यहाँ पे एक चीज़ आप इसको भी अंदाज़ा लगा लो कि यहाँ पे जो अगर नंबर ऑफ थिक फिलामेंट्स जो हैं वो कम है, तो यहाँ पे क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग जो है वो भी कम होगी। तो इस वजह से यहाँ पे जो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो भी कम होगी एज कम्पेयर टू दी स्केलेटन एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एक और मेजर चीज़ की तरफ, वो ये है कि जिस तरह से हमने डिस्कस किया था कि जो होते हैं स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या होता है कि मोटर न्यूरॉन जो है वो अराइव करता है और एट दी साइनेप्टिक एंड, और फिर वो जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है या मसल सेल मेम्ब्रेन है उसको बेसिकली स्टिमुलेट करता है थ्रू द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। सो बेसिकली उस जंक्शन को हम क्या कह रहे होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सो स्केलेटल मसल्स के अंदर जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, जबकि स्मूथ मसल्स के अंदर क्या होता है, उस न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस नहीं होते हैं। यहाँ पे बेसिकली वही जो इनकमिंग मोटर न्यूरॉन्स हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स पे विद इन दैट एक्सोनल एंड एक्सोन डिफरेंट पॉइंट्स पे उसकी बल्जिंग होती है, और उस बल्ज्ड पोर्शन के अंदर बेसिकली वही न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड होता है। सो यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है एज सच नहीं होता, बिकॉज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एक ही अराइविंग मोटर न्यूरॉन है, और वो क्या करती है, वो मसल सेल मेम्ब्रेन को इनर्वेट या स्टिमुलेट करती है। जबकि यहाँ पे विद इन एट सिंगल एक्सॉन मैनी जो है वो बल्ज पोर्शंस हैं, और इन बल्ज पोर्शंस के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो स्टोर होते हैं, और इस बल्ज एरियाज को या इस बल्ज पोर्शंस को हम बेसिकली वेरिकोस्टीज कहते हैं। सो इन अदर वर्ड्स हम सिंपल ये कह सकते हैं
कि स्केलेटल मसल्स के अंदर जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, जबकि स्मूथ मसल्स के अंदर वेरिकोस्टीज होती हैं। और वेरिकोस्टीज का स्ट्रक्चर डिफरेंस आपके सामने है कि क्या स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ इनर्वेशन या ऑन द बेसिस ऑफ द कनेक्शन बिटवीन द नर्व एंड मसल, क्या डिफरेंस है बिटवीन द स्मूथ मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। अब हम आते हैं स्मूथ मसल्स की कुछ टाइप्स होती हैं। मेजरली इसकी दो टाइप्स हैं, रादर हम इसकी थ्री टाइप्स भी डिफाइन करते हैं। एक जो इसकी टाइप है दैट इज़ दी मल्टी यूनिट स्मूथ मसल, और एक होता है सिंगल यूनिट स्मूथ मसल। सिंगल यूनिट स्मूथ मसल और मल्टी यूनिट स्मूथ मसल में डिफरेंस क्या होता है? सिंपल एक आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बता दूं, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स जो हैं उसमें क्या होता है कि हर एक स्मूथ मसल सेल उसकी इनर्वेशन होती है, उसकी इंडिपेंडेंट इनर्वेशन होती है, उसको स्टिमुलेट करना पड़ता होता है फॉर कॉन्ट्रैक्शन या फॉर देयर एक्शन। जबकि सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स के अंदर ऐसा होता है कि कोई भी एक अगर मसल सेल स्टिमुलेट हो जाए तो फिर उस एक मसल सेल के अंदर जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो वही उसी एक मसल सेल से दूसरे मसल सेल में ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ दीज कनेक्शंस, जिसको हम कहते हैं गैप जंक्शंस। सो ये बेसिकली गैप जंक्शंस के थ्रू, ये चूंकि स्मूथ मसल सेल्स जो सिंगल यूनिट के अंदर होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो फिर क्या होता है कि किसी भी एक मसल सेल को अगर आप स्टिमुलेट कर दें तो वो मैसेज सारे के सारे मसल में स्प्रेड हो जाता है। जबकि यहाँ पे मल्टी यूनिट में आप देखें कोई भी कनेक्शन नहीं है बिटवीन दी स्मूथ मसल सेल। अब जब कनेक्शन नहीं है तो फिर क्या होगा, हर एक स्मूथ मसल सेल को इंडिविजुअल्स या इंडिपेंडेंट स्टिमुलस चाहिए उसको एक्टिवेट कराने के लिए। तो ये डिफरेंस है बिटवीन द सिंगल यूनिट एंड मल्टी यूनिट। सो अगर इसको अगर हम कंपेयर करें विद द अदर टू टाइप्स ऑफ मसल्स, तो हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं वो जस्ट लाइक मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स हैं कि उसमें भी हर एक स्केलेटल मसल सेल को इंडिविजुअली स्टिमुलेट करना पड़ता है, बिकॉज हर एक स्केलेटल मसल सेल इंडिपेंडेंट है, वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। सो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स आर जस्ट लाइक स्केलेटल मसल, वाइल सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स जिसमें क्या होता है कि सेल आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू दी गैप जंक्शंस। सो जिसकी वजह से एक सेल को स्टिमुलेट कर दिया जाए तो पूरा मसल स्टिमुलेट हो जाता है। सो दैट सिंगल यूनिट मसल स्मूथ मसल इज जस्ट लाइक कार्डियक मसल। कार्डिक मसल सेल्स के अंदर भी जो कार्डिक मसल सेल्स हैं वो आपस में इसी तरह से कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शंस। सो उसमें भी अगर आप एक कार्डिक मसल सेल को स्टिमुलेट करते हैं तो वो मैसेज जो है वो पूरे मसल के अंदर जो है वो स्प्रेड हो जाता है। सो दिस इज स्मूथ मसल वाहिद मसल है जिसके अंदर दोनों टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स भी हैं और सिंगल यूनिट स्मूथ मसल भी हैं। और एक थर्ड टाइप भी इसमें है, इसमें मिक्स्ड भी है, जिसके अंदर मल्टी यूनिट प्रॉपर्टी भी है और सिंगल यूनिट प्रॉपर्टीज भी हैं। मैं आगे आपको एग्जांपल्स बताता हूँ कि मल्टी यूनिट के एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं स्मूथ मसल्स की, सिंगल यूनिट की कौन सी है और मिक्स्ड की कौन सी हैं, ठीक है। सो these are the areas in our body जिसके अंदर basically different types of ये smooth muscles exist करते हैं। so अगर हम single unit smooth muscles की बात करें, so हमारा जो GIT tract है, तो GIT tract के अंदर overall जो है तो आपका single unit smooth muscles हैं। और इसके अलावा जो urinary bladder है उसके अंदर भी single unit smooth muscles हैं, ureter के अंदर, uterus के अंदर वहाँ पे भी single unit smooth muscles हैं। तो एक तो हमारे पास ये बात हुई, और एक टाइप जो सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स हैं उसके हमारे पास एग्जांपल्स ये बॉडी के अंदर आई। दूसरी जो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स हैं उसके में बेसिकली हमारे पास आयरस है, सिलियरी मसल्स हैं ऑफ द लेंस एंड वास्ट डिफरेंस। सो ये बेसिकली एग्जांपल्स हैं ऑफ द मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स। और जो आपके डुअल हैं जो कि एज सिंगल यूनिट भी वर्क करते हैं, एज अ मल्टी यूनिट भी वर्क करते हैं, वो हमारे पास जो वेसल्स के अंदर, जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो स्मूथ मसल सेल्स होते हैं वो बेसिकली डुअल इन नेचर होते हैं। उनके जो है वो they can act as a single unit or they has also the properties of multi unit smooth muscle। मतलब कि उसके अंदर कुछ जगह पे सेल्स जो है आपस में कनेक्टेड होंगे थ्रू गैप जंक्शंस, कुछ जगह पे सेल जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे, तो इस वजह से उनके अंदर डुअल प्रॉपर्टीज होती हैं। सो एज कम्पेयर टू अदर मसल्स, स्मूथ मसल्स इन टर्म्स ऑफ फंक्शन भी थोड़ा सा डिफरेंट है। अब बाकी मसल्स क्या करते हैं, वो तो बेसिकली क्या करवाते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, जब कभी भी उसको स्टिमुलस मिलता है तो उनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है।
जबकि स्मूथ मसल्स जो हैं वो दो काम करते हैं। एक तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ये बेसिकली दो तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है। एक तो मोटिलिटी काज कराता है, मूवमेंट काज कराता है। जिस तरह अगर हम बात करें जीआईटी की, तो जीआईटी के अंदर जो फूड है, उस फूड की जो मूवमेंट है, दैट डिपेंड्स अपॉन दिस स्मूथ मसल प्रेजेंट इन दैट जीआईटी। और सेकंड, जो टेंशन है उसको मेंटेन करना भी इसका काम है। सो बेसिकली यहाँ पे दो काम करता है, मोटिलिटी भी करवाता है और टेंशन भी प्रोड्यूस करता है, कॉन्ट्रैक्शन भी प्रोड्यूस करता है। जबकि बाकी जो मसल्स हैं फंक्शनली अगर देखे जाएं, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल या कार्डियक मसल्स को, तो वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेंशन। ठीक है। सो ये भी थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ फंक्शन जो है वो इसके अंदर ये चीज़ जो है वो डिफरेंट है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं बेटे एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर जी जी सर सॉरी टू डिस्टर्ब, वो एमन का मैसेज आया, वो कह रही है कि मेरी ना युवास की आईडी से ये गूगल मीट के ऊपर ऑन नहीं हो रहा, तो आप मेरी अपनी आईडी से मुझे आने दें इसमें मीटिंग में। तो वो अब कैसे आती हैं, मुझे तो खुद भी जब मैं देखता हूँ वो यहाँ पे उसका तो कोई रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही मेरे पास, तो कैसे वो सर मैं उसे कहती हूँ कि वो करे दोबारा से। जी जल्दी से करे। मैं भी सर आइए उसकी रिक्वेस्ट आपको। नहीं आई उसको। उसकी ईमेल आईडी मुझे बता दें तो मैं यहाँ से उसको ऐड कर देता हूँ। सर उसकी ईमेल आईडी है एमोन शाहिद, AIMON AIMON डॉट शाहिद 1 SAH चैट AHID बॉक्स में लिख के भेज दो सर। Ayman.shahid188 gmail.com। यस सर। अब उसको ईमेल चली गई, उसको कहें कि वो उस ईमेल को करते हुए ज्वाइन कर लें हमें। ठीक। ओके सर। चलें जी। तो जी बेटे ये आपको नजर आ रही है स्लाइड अभी आप सबको?
फिर स्लाइड तो नहीं आ रही। जी स्लाइड नजर नहीं आ रही आपको? नो सर। अच्छा जी अब स्लाइड नजर आ रही बेटे आपको स्क्रीन? नो सर। अभी भी नजर नहीं आ रही? नो सर, स्लाइड नजर नहीं आ रही। जी अब नजर आ रही बेटे आपको? यस सर। तो दिस इज अब हम आते हैं स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन की तरफ। इस स्लाइड को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़े से आपको सोर्सेज के बारे में बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम दोबारा उस स्लाइड पे आते हैं। अब हम आते हैं कैल्शियम स्मूथ मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है और उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम जो है वो कहाँ कहाँ से आता है। तो सबसे पहले जिस तरह से हमने उसमें बात की थी कार्डियक मसल्स में कि उसमें भी कैल्शियम जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से भी आता है अलॉन्ग विद दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इस तरह से स्मूथ मसल्स के अंदर भी कैल्शियम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से भी आता है और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी आता है। सो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जो कैल्शियम बेटे आ रहा है वो कैल्शियम हमारे पास एक तरह से तीन तरीकों से आ रहा है, तीन सोर्सेज से आ रहा है या तीन सिस्टम्स जो हैं वो उसको रेगुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो जो वेरिकोस्टिस हैं जो कि स्टिमुलेट कर रही हैं स्मूथ मसल सेल्स को, वो अपने एंड पे जो है बेसिकली जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है या हार्मोन रिलीज करती हैं तो वो हार्मोन बेसिकली रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, उन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाते हैं। ये एंडोक्राइनोलॉजी में कॉन्सेप्ट्स आप डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पे आप थोड़ा सा हल्का सा बस सिर्फ समझ लो कि न्यूरोट्रांसमीटर जब रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो ये रिसेप्टर जो है एक टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं जी प्रोटीन, जी प्रोटीन के साथ लिंक होते हैं। ठीक है, तो जब कहीं भी रिसेप्टर के साथ न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन की बाइंडिंग होती है सो उसकी वजह से जी प्रोटीन्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जब जी प्रोटीन्स एक्टिवेट होते हैं तो फिर जी प्रोटीन्स जो हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं फॉस्फोलाइपेज सी, पीएलसी का मतलब होता है फॉस्फोलाइपेज सी। जी प्रोटीन जो है जब एक्टिवेट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि फॉस्फोलाइपेज सी जो है वो एक्टिवेट होता है और ये एक एंजाइम है जो कि क्या करता है
सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उसके इनर साइड पे क्या होता है, एक कंपोनेंट होता है जिसको कहते हैं फॉस्फोइनोसिटोल बाइफॉस्फेट, फॉस्फोइनोसिटोल बाइफॉस्फेट PIP2, फॉस्फोइनोसिटोल बाइफॉस्फेट। इसकी ब्रेक डाउन करता है या इसको कन्वर्ट कर देता है IP3 में, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट में, ठीक है। सो सिंपली क्या हुआ, रिसेप्टर के साथ जो है हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हुआ, उसकी वजह से जी प्रोटीन एक्टिवेशन हुई। जब जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ तो उसकी वजह से इंजाइम जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है फॉस्फोलाइपेज सी, वो एक्टिवेट हुआ और फॉस्फोलाइपेज सी ने क्या किया, इनोसिटोल बाइफॉस्फेट को, फॉस्फोइनोसिटोल बाइफॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट में। दिस IP3 एक्ट एज अ सेकंड मैसेंजर, ठीक है। जो सेकंड हार्मोन्स जो हैं, जो प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं या जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, वो चूंकि सेल के अंदर खुद तो नहीं जा सकते, सो वो क्या करते हैं सेल के अंदर, सेल के अंदर जो है वो मैसेज देते हैं, सेल को अंदर मैसेज देते हैं। वो मैसेज जो है वो एक सेकंड मैसेंजर के थ्रू जाता है। यहाँ पे क्या है, दिस हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर इज फर्स्ट मैसेंजर एंड दिस फर्स्ट मैसेंजर एक्चुअली gives its message to the second messenger, that is IP3, and the second messenger will finally give the message to the recipient, जो कि उसका फाइनल रिसिपिएंट होता है। सो क्या होगा, ये जब IP3 बनेगा, ये सेकंड मैसेंजर जब बनेगा, तो ये सेकंड मैसेंजर क्या करेगा, ये रायनोडिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के अंदर, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके मेम्ब्रेन के अंदर रायनोडिन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि लिंक होते हैं विद द कैल्शियम चैनल्स। सो IP3 क्या करेगा, इस रायनोडिन रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन करेगा, जिसकी वजह से कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे और कैल्शियम जो है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर वो आना शुरू कर जाएगा फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो एक कैल्शियम जो है वो तो इस प्रोसेस के थ्रू आया, ठीक है। सेकेंडली क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर, विद इन सेल मेम्ब्रेन के अंदर जी प्रोटीन लिंक्ड जो है वो कैल्शियम रिसेप्टर्स भी होते हैं, जिसको हम कहते हैं लाइगेंड गेटेड कैल्शियम चैनल्स, जिसके साथ इसमें क्या होता है कि जब भी वो चैनल्स जो हैं वो लाइगेंड की बाइंडिंग पे डिपेंडेंट होते हैं, जिस तरह से हमने एक टाइप ऑफ चैनल्स पढ़े भी थे। सो वो क्या है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन जब अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वही जी प्रोटीन एक्टिवेशन होती है, और जी प्रोटीन एक्टिवेशन जो है उसकी वजह से क्या होता है कि जो चैनल्स हैं, आयन चैनल्स हैं, वो ओपन होते हैं, जिसको हम लाइगेंड गेटेड कैल्शियम चैनल्स जो कहते हैं, और उसके थ्रू भी कैल्शियम इनफ्लो जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। ओवरऑल ये जो कैल्शियम इनफ्लक्स है, जो कैल्शियम इनफ्लो है, दिस एक्टिवेट्स द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स विद इन द मेम्ब्रेन, और उसकी वजह से जब वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं तो कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स के थ्रू भी आना शुरू कर जाता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी बता दूँ, वो ये है कि यहाँ पे जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं, नॉर्मली तो ये होता है कि एक्शन पोटेंशियल जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव होता है तभी ही वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं। लेकिन यहाँ पे इन केस ऑफ स्मूथ मसल्स या इन केस ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। वो ये है कि ये सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस पे भी एक्टिवेट हो जाते हैं। ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं ये सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस पे भी एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब कि जब दौरान वो लोकल पोटेंशियल हो रहा था ना, उस दौरान भी एक्टिवेट होते हैं, लेकिन उस दौरान इसके थ्रू एंट्री जो कैल्शियम की होती है वो स्लो होती है। जैसे ही कैल्शियम की एंट्री होती है और जो स्टिमुलस है या वो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जैसे ही वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंच जाता है तो फिर जो है ये कंप्लीटली ओपन होते हैं और फिर इनके थ्रू फास्ट एंट्री होती है थ्रू कैल्शियम आयंस की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको कहते हैं, मैं आपको आगे जब कार्डिक सिस्टम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ाऊंगा और उसमें जब आपको कार्डिक मसल दोबारा से थोड़ा सा बताऊंगा, तो उसमें कॉन्सेप्ट एक होता है, एक स्लो वेव का भी होता है। तो स्लो वेव्स बेसिकली क्या होते हैं, स्लो वेव्स बेसिकली तब बन रही होती हैं जब सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो रहा होता है, और जो सब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है that is basically developed due to the entry of calcium ions, ठीक है, slow entry of calcium ions. So slow entry of calcium ions actually further leads towards the threshold potential, और जब threshold potential achieve होता है so फिर suddenly या completely the voltage gated calcium channels जो है they're completely open, and then the fast entry of calcium occurs into the cell. So in all of these cases intracytoplasmic calcium concentration increases, which is required for the contraction, ठीक है। सो ये मैंने आपको सोर्सेज बता दिए
कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसके थ्रू कैल्शियम आ रहा है, जिसके थ्रू इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। सो मेजरली अगर कहा जाए तो दो सोर्सेज हैं, एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और दूसरा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिर मैंने आपको बता दिया कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जो कैल्शियम आ रहा है वो दो मैकेनिज्म से आ रहा है, एक तो लाइगेंड गेटेड चैनल्स के थ्रू आ रहा है और दूसरा वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स के थ्रू आ रहा है। जबकि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू जो कैल्शियम आता है वो डेफिनेटली राइनोडिन रिसेप्टर्स जो कि कैल्शियम चैनल के साथ लिंक होते हैं उनकी स्टिमुलेशन से आता है, और राइनोडिन रिसेप्टर को जो मैसेज दे रहा होता है वो बेसिकली सेकंड मैसेंजर है जो कि IP3 है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कैल्शियम सोर्स फ्रॉम वेयर द कैल्शियम कम्स, ठीक है, फॉर कॉन्ट्रैक्शन। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। देखें, तीन सोर्सेज थी, मैंने आपको बता दी कैल्शियम की। क्या हो रहा है कि डीपोलराइजेशन, जिसकी वजह से क्या वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन हो रहे हैं और कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर आ रहा है। हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर जो है जब लाइगेंड गेटेड चैनल्स के साथ अटैच होता है तो उसकी वजह से कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हुए कैल्शियम सेल के अंदर आता है। और थर्ड क्या है कि हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो बाइंड करते हैं और वो सेकंड मैसेंजर को एक्टिवेट करते हैं। सेकंड मैसेंजर क्या करता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम की रिलीज करवाता है। जो ये वाली टाइप है जो IP3 के थ्रू डायरेक्टली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक्टिवेशन करता है, वो तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज करता है, लेकिन कहा जाता है कि ये जो बाकी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इन दो सोर्सेज के थ्रू जो कैल्शियम सेल के अंदर आ रहा है, साइटोप्लाज्म में आ रहा है, दैट इनकमिंग कैल्शियम इन द साइटोप्लाज्म फर्दर इंड्यूसेस द या स्टिमुलेट्स द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू रिलीज कैल्शियम। तो इसका मतलब ये है कि जो इनकमिंग कैल्शियम है इन दोनों सिस के थ्रू जो आता है, जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स के थ्रू और लाइगेंड गेटेड चैनल्स के थ्रू जो कैल्शियम आता है, वो कैल्शियम भी राइनोडिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है और फर्दर इनहांस करता है रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सो इस तरह से ओवरऑल कैल्शियम कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म के अंदर बढ़ जाती है। अब बेटे कैल्शियम कंसंट्रेशन तो बढ़ गई, अब कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए, इस कैल्शियम को अपने बाइंडिंग अपने प्रोटीन के साथ बाइंड करना चाहिए। सो मैंने आपको बता दिया था कि कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन इन टर्म्स ऑफ स्मूथ मसल्स दैट इज कैलमोडोलिन। सो क्या होता है, दिस कैल्शियम एक्चुअली बाइंड्स विद द कैलमोडोलिन और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कैलमोडोलिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जब ये कैल्शियम कैलमोडोलिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, सो दिस एक्चुअली causes the activation of an enzyme that is known as myosin light chain kinase enzyme. So actually this complex causes the phosphorylation of this enzyme जिसकी वजह से ये एक्टिवेट हो जाता है, इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव में चला जाता है। सो मायोसिन लाइट चेन काइनेज की एक्टिविटी जब बढ़ती है, सो इट फर्दर causes the phosphorylation of myosin light chains, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मायोसिन हेड के अंदर मायोसिन एटीपेज एंजाइम है उसकी एक्टिवेशन हो जाती है, वो एक्टिवेट हो जाता है। और जब मायोसिन लाइट चेन मायोसिन एटीपेज एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है, एटीपी की ब्रेक डाउन करता है और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट एनर्जी इज एक्चुअली यूटिलाइज्ड टू मूव द मायोसिन हेड टुवर्ड्स द एक्टिन। ठीक है, सो मायोसिन हेड की मूवमेंट के लिए बेसिकली फिर ये मायोसिन एटीपेज एंजाइम पे रिस्पांसिबल है। और जब मायोसिन हेड जो है वो बाइंड करता है, अटैच होता है विद द एक्टिन, तो हमारे पास क्रॉस ब्रिज साइक्लिंग होती है और उसके रिस्पांस में टेंशन आता है या टेंशन प्रोड्यूस होता है, कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, अगर आपको याद हो हमने कहा था कि स्केलेटल मसल में और कार्डिक मसल्स में जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं उसमें थर्ड जो एक कंपोनेंट होता है ट्रोपोनिन के साथ, एक ट्रोपोमायोसिन भी होता है, और वो ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, वो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को कवर करता है। सो कैल्शियम में कार्डिक मसल्स में और स्मूथ मसल्स में तो ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं वो कवर रहती हैं एक्टिन के ऊपर। लेकिन स्मूथ मसल्स के अंदर चूंकि ट्रोपोमायोसिन भी नहीं होता, सो ट्रोपोमायोसिन के बजाय यहाँ पे एक दो प्रोटीन्स और होते हैं जिसको बेसिकली कहते हैं कैल्डेस्मोन और कैल्पोनिन, CALDESMON, कैल्डेस्मोन और कैल्पोनिन, CALPONIN, कैल्पोनिन। ये दो प्रोटीन्स हैं जो कि बेसिकली बाइंड होते हैं विद द एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, थिन फिलामेंट के साथ। और ये क्या करते हैं, ये दो प्रोटीन्स वहाँ पे बाइंड करते हैं जो कि बेसिकली साइड्स हैं ऑफ द मायोसिन बाइंडिंग, जहाँ पे मायोसिन हेड बाइंड करता है, अटैच करता है। सो अंडर नॉर्मल कंडीशन जब मसल रिलैक्स होता है, जब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम कंसंट्रेशन कम होती है, सो उस केस में क्या होता है कि ये दोनों जो प्रोटीन है कैल्डिस्मीन और कैल्पोनिन,
ये बेसिकली एक्टिन फिलामेंट्स के साथ अटैच होकर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को कवर रखता है, ठीक है। लेकिन जैसे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और कैल्शियम कैलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ये कैल्शियम कैलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स दो चीज़ों की फॉस्फोरिलेशन करता है। एक तो मायोसिन लाइट चेन काइनेज की फॉस्फोरिलेशन करवा के उसको एक्टिवेट कर देता है। सेकेंडली इट आल्सो फॉस्फोरिलेट्स दीज बोथ ऑफ दीज प्रोटीन्स कैल्पोनिन एंड कैल्डिस्मोन, जिसकी वजह से ये रिमूव हो जाते हैं या ये हट जाते हैं फ्रॉम द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स टू सो दैट द मायोसिन हेड कैन अटैच या कैन बाइंड विद द एक्टिन एंड क्रॉस पीस साइक्लिंग इफेक्ट्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द mechanism of contraction, excitation, contraction, coupling in smooth muscles. I hope यहाँ तक आपको contraction की समझ आ गई होगी, किस तरह से contraction होती है। किसी को कोई भी confusion हो यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं। जी बेटे, कोई भी बात हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर सकता हूँ। अगर यहाँ तक आपको समझ आ गई हो तो हम रिलैक्सेशन को डिस्कस चलें। तो हम अब मसल रिलैक्सेशन को डिस्कस करते हैं कि मसल जो है स्मूथ मसल्स के अंदर पर रिलैक्सेशन कैसे होती है। सो रिलैक्सेशन के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स ख़त्म होना चाहिए, कैल्शियम कैलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स, और ये कब ख़त्म होगा, जब ये वाला कैल्शियम आप डिक्रीज करवा दोगे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम कंसंट्रेशन, और वो तब डिक्रीज होगा जब ये कैल्शियम जो है यहाँ से निकलेगा। सो क्या होगा, उसी तरह से सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है कैल्शियम एटीपेज पंप होता है और सिमिलरली सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर होता है, जिसके थ्रू वो कैल्शियम जो है वापस एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में पेंट रहा होता है। और सिमिलरली जो कैल्शियम एटीपेज पंप विद इन द साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन है, वो भी कैल्शियम की जो है रीअपटेक करवाता है एंटी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको स्टोर रखता है। सो इस वजह से कैल्शियम जो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक कैल्शियम कंसंट्रेशन कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, ये जो एंजाइम है जितनी देर तक एक्टिव रहेगा उतनी देर तक ये मायोसिन एटीपेज को एक्टिवेट करेगा, उतनी देर तक मायोसिन और एक्टिन बाइंडिंग करेंगे। सो इस एंजाइम की इनएक्टिवेशन के लिए एक दूसरा एंजाइम होता है जिसको कहते हैं मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज एंजाइम। मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज एंजाइम, जिस तरह यहाँ पे काइनेज एंजाइम है, दैट इज फॉस्फेटेज एंजाइम, एंड दैट फॉस्फेटेज एंजाइम एक्चुअली कॉजेज द इनएक्टिवेशन ऑफ दिस मायोसिन लाइट चेन काइनेज, ठीक है। जब ये इनएक्टिव हो जाता है, सो उसकी वजह से क्या होता है कि फिर फर्दर मायोसिन एटीपेज इनएक्टिव हो जाएगा और जो ब्रेक डाउन है एनर्जी की वो नहीं होगी और मायोसिन हेड की जो है मूवमेंट नहीं होगी टुवर्ड्स एक्टिन, और इस तरह से क्रॉस पेस साइक्लिंग जो है वो सबसाइड कर जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स। अब ये वही चीज़ें हैं जस्ट दूसरे तरीके से एक्सप्लेन की गई है, इसको आप खुद एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। और फाइनली मैं जल्दी इस टेबल को एक दफ़ा गो थ्रू करना चाहता हूँ ताकि आपको चीज़ें दोबारा थोड़ी सी याद रहें। और एक बहुत अच्छा टेबल है जिसमें आपको इन तीनों मसल्स के डिफरेंसेस का पता चल जाएगा। स्केलेटल मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स की दोनों टाइप्स हैं, सिंगल यूनिट और स्मूथ मल्टी यूनिट, और कार्डियक मसल्स। सो स्ट्राइएशंस डिपेंड्स अपॉन दिस प्रेजेंस ऑफ सार्कोमेयर। सो यहाँ पे स्केलेटल मसल आर स्ट्राइएटेड बिकॉज दे हैज सार्कोमेयर, और सिंगल यूनिट और मल्टी यूनिट के अंदर नहीं होते, और कार्डियक मसल्स जो हैं उसके अंदर स्ट्राइएशंस होती हैं। एक्टिन और मायोसिन तीनों में होते हैं। लेवल ऑफ कंट्रोल जो है स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी, बाकी दोनों मसल्स हैं दोज आर इनवॉलंटरी। न्यूरल इनपुट जो है बेसिकली दो तरह की होती हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फिर होता है ना, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो स्केलेटल मसल की जो न्यूरल इनपुट है वो थ्रू सोमैटिक होती है नर्वस सिस्टम, और स्मूथ मसल्स की और कार्डियक मसल्स की जो मोस्टली है इनर्वेशन वो थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होती है। और सिमिलरली न्यूरोफेक्टर जंक्शन की अगर हम बात करें तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है वो प्रेजेंट होता है विद इन द स्केलेटल मसल्स, जबकि स्मूथ और कार्डियक मसल्स के अंदर वेरिकोस्टीज होते हैं। और जो कंट्रोल है हार्मोनल कंट्रोल वो बेसिकली स्केलेटल मसल्स का नहीं है, बाकी दोनों मसल्स के अंदर हार्मोनल कंट्रोल है जो कि बेसिकली मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन को इन्हांस या डिक्रीज करता होता है, ठीक है। थर्ड जो है सोर्स ऑफ कैल्शियम, कहाँ से कैल्शियम आता है। सो स्केलेटल मसल के अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है, बाकी दोनों के अंदर दोनों सोर्सेज से आ रहा होता है, ईसीएफ से भी और साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी। थर्ड जो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि जिसके साथ कैल्शियम बाइंड करता है, सो वो स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स के अंदर तो ट्रोपोनिन है, जबकि स्मूथ मसल्स के अंदर कैलमोडोलिन है, ठीक है। थर्ड जो है आखिरी दैट इज
गैप जंक्शंस जो हैं वो उन मसल्स के अंदर होते हैं जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं, जो कि सिंगल यूनिट काम करते हैं। जो स्केलेटल मसल्स के अंदर गैप जंक्शंस नहीं होते, जबकि सिंगल यूनिट स्मूथ मसल्स के अंदर होते हैं, मल्टी यूनिट के अंदर नहीं होते और कार्डियक मसल्स के अंदर भी होते हैं। इसके अलावा पेस मेकर एक्टिविटी, सो पेस मेकर एक्टिविटी वही होती है कि एक मसल को स्टिमुलेट कर दिया जाए और वो मसल फिर एज ए पेस मेकर काम करे, वहाँ से वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो एज ए पेस मेकर बाकी मसल्स को भी स्टिमुलेट कर दे। सो वो हमेशा सिंगल यूनिट के अंदर ही होगा और कार्डियक के अंदर ही होगा, जबकि मल्टी यूनिट और स्केलेटल मसल के अंदर नहीं होगा। इसके अलावा जो मायोसिन एंटीपेज एक्टिविटी है, that is fastest in the skeletal muscles because the strength of contraction is highest in the skeletal muscle while it is the slowest in the smooth muscles। so मैंने आपको बताया था कि smooth muscles के अंदर strength of contraction है वो भी कम होती है और cardiac muscles के अंदर ही कहते हैं कि intermediate है। so इसके अलावा जो recruitment है, what is recruitment? recruitment basically depend करता है number of motor stimulations पे। अब देखें, जब जो सिंगल यूनिट स्मूथ मसल, जो मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स हैं या जो स्केलेटल मसल्स हैं, उसमें मैंने आपको बताया कि हर एक मसल सेल की इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल स्टिमुलेशन है। जब इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल स्टिमुलेशन होगी, सो उसमें क्या होगा कि जब कहीं भी एक टाइम पे ज़्यादा जो नर्व्स हैं वो ज़्यादा मसल सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे, ज़्यादा मोटर यूनिट्स, तो उसकी वजह से स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो इन्हांस कर जाएगी। और जब कहीं भी यहाँ पे क्या तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है या जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्केलेटल मसल्स के अंदर और मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स के अंदर, उसकी वो कब ज़्यादा होगी वो डिपेंड करेगी ऑन द रिक्रूटमेंट के जो इनकमिंग न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स हैं, वो कितने ज़्यादा एक टाइम पे स्टिमुलेट करते हैं उन पर्टिकुलर मसल सेल्स को। जितने ज़्यादा इनकमिंग न्यूरॉन्स स्टिमुलेट करेंगे उतने ही ज़्यादा जो है वो रिक्रूटमेंट होगी। रिक्रूटमेंट का मतलब नंबर ऑफ motor units stimulating the the number of motor neurons stimulating the motor end plate, ठीक है, at one time। तो जितने वो ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा जो है वो उसके अगेंस्ट एक्टिविटी होगी, उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ एक्शन पोटेंशियल भी होगी, ठीक है। So this is all about the differences between the skeletal muscles, smooth muscles and cardiac muscles। I hope आप सबको इसकी समझ आ गई होगी। यहाँ पे ये हल्का सा थोड़ा सा है कि ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वेरिकोस्टीज एंड यहाँ पे कार्डियक मसल्स के अंदर जो है वो गैप जंक्शंस होते हैं। सो यहाँ तक सारा का सारा आपका बेटे जो मस्कुलर फिजियोलॉजी है वो यहाँ पे एंड होती है। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ आ गई होगी चीज़ों की। सारे जाग रहे हैं या सारे सो रहे हैं? सर जाग रहे हैं। जाग रहे हैं, अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि सारे जाग रहे हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं अभी आपको यहाँ पे थोड़े से आपसे 2-3 चीज़ें फाइनली डिस्कस करनी है और फिर हम